नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। सब इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कब करेगा। हालांकि माना यह जा रहा है कि दशहरे के बाद चुनाव आयोग बिहार का दौरा करेगा और उसके बाद जब वोटर लिस्ट को पब्लिश करने के बाद 10 तारीख तक 6 से 10 के अक्टूबर के बीच तारीख का ऐलान हो जाएगा। लेकिन मुद्दे अब सेट होने लगे हैं। क्या मुद्दे होंगे, किस इलाके में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, यह अब सेट होने लगा है। और इसके साथ ही गठबंधन है। गठबंधन एक एनडीए का है, एक महागठबंधन का है और इन दोनों गठबंधनों में जो दल हैं उन दलों के बीच अब सीटों के तालमेल को लेकर भी विचार विमर्श चल रहा है कि कितनी सीटें किसको दी जाएंगी। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले एक तरफ जहां छोटे घटक दलों के बीच खींचतान दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में वोटर अधिकार यात्रा के बाद आरजेडी और कांग्रेस अपने सिंगल प्लान को एक्टिवेट करते बढ़ते नजर आ रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक बैठकों का दौर भी शुरू नहीं हुआ है, जबकि महागठबंधन के घटक दलों के बीच बैठकें तो होती रही हैं, लेकिन कोई फॉर्मूला अब तक सामने नहीं आ पा रहा है। दोनों गठबंधनों में सीटों को लेकर आखिर पेच कहां फंसा है, हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सत्ता के गणित का बड़ा हिसाब हम करेंगे अपने मेहमानों के साथ, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। और खासकर आज सीमांचल में जब अमित शाह वहां पहुंचे थे तो वहां के बारे में, तो वहां की राजनीति का तो हिसाब किताब लेना जरूरी हो ही गया है। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की बीएसएनएल की पहली स्वदेशी 4G सेवा। इसी साल सरकारी 5G आने की उम्मीद। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी पहल। घुसपैठ पर गृह मंत्री अमित शाह का करारा प्रहार। चुन चुनकर बिहार से घुसपैठियों को भगाएंगे। कोसी का इलाका होगा बाढ़ मुक्त। कहा किशनगंज में भी इस बार खिलेगा कमल। चुनाव प्रभारी का जिम्मा संभालते ही एक्शन में धर्मेंद्र प्रधान। पटना के पटेल नगर में चलाया डोर टू डोर कैंपेन। लोगों को दी जीएसटी स्लैब की जानकारी। चुनाव से पहले नीतीश सरकार की बिहार को ताबड़तोड़ सौगात। कटिहार और मधुबनी को सीएम ने दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। अनूप लाल मंडल की प्रतिमा का भी किया अनावरण। सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मिला झारखंड आईएएस वाइफ्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल। 9 से 13 अक्टूबर तक होने वाले दिवाली मेला में शामिल होने का दिया न्योता। और 2 साल के लिए हो सकता है झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी का सेवा विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर 30 सितंबर तक है कार्यकाल। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं। फॉर्मूले भी तय होने लगे हैं। गठबंधन के दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत चल रही है, लेकिन कई ऐसे दोनों गठबंधन में दल हैं जो लोग अपनी अपनी सीटों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश में हैं। अगर एनडीए के लिहाज से बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आर और जीतन राम मांझी की पार्टी, ये दोनों जो हैं वो सीटों की संख्या को लेकर भी अब दबाव बना रहे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अगर हमें 15 से 20 सीटें मिलेंगी तो हम 8 सीट कम से कम जीतेंगे, तो फिर हमें पार्टी का दर्जा मिलेगा। और इसके साथ ही जो लोकसभा के चुनाव में स्ट्राइक रेट था चिराग की पार्टी का, उसको देखते हुए वो कह रहे हैं कि वो 40 के आसपास सीट वो ले सकते हैं और उस पर वो विनिंग कैंडिडेट देंगे तो चुनाव में उन्हें जीत भी मिलेगी, सीटें भी मिलेंगी। उधर महागठबंधन की बात करें तो वहां भी दबाव है। कांग्रेस 70 सीटों पर पिछली बार लड़ी थी और इस बार 70 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की बात कर रही है। उधर मुकेश सहनी का अपना अलग डिमांड है। सीटें वो चाह रहे हैं 30 से ज्यादा
और डिप्टी सीएम का पद भी चाह रहे हैं। तो ऐसे में हर तरफ रशाकशी है, खींचतान है, प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है, लेकिन गठबंधन है तो इससे वो निकल भी जाएंगे, थोड़ी देर भी लगेगी। लेकिन पूरी राजनीति क्या है, चुनाव किस ओर जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार संजय त्रिपाठी जी भी, उनसे भी हम समझेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि भी जुड़े हुए हैं, न्यूज कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हैं, और इसके साथ ही हम पूर्णिया भी चलेंगे। जेपी मिश्रा ब्यूरो हेड पूर्णिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीमांचल की राजनीति का भी हम उनसे जानकारी लेंगे। पहले रवि जरा बताइए किस ओर चुनाव जा रहा है, अभी तक का क्या आकलन है आपका? देखिए आनंद जी, चुनाव में कई सारे पेच है जिसको सुलझाने के जुगत में महागठबंधन भी लगा है और एनडीए भी लगा है। इस पेच को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है दोनों गठबंधन के लिए। हालांकि उसकी जुगत में लगे हुए हैं, लगातार अमित शाह का दौरा भी हो रहा है, अभी सीमांचल के दौरे पे हैं, और एक तरह से कहें अंदर खाने में मान मनोबल का भी दौर जारी है। लेकिन उसमें कितने हद तक सफलता मिली है आने वाले कुछ दिनों के बाद पता चल पाएगा। लेकिन इतना तो है कि पेच बहुत सारे हैं, उनको सुलझाने में पार्टी दोनों गठबंधन लगे हुए हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी भी बहुत कुछ बयां करती है, उस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही लोजपा का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, बड़ी सीटों का डिमांड कर रहे हैं, चूँकि उनका जो पहले का जो स्ट्राइक रेट रहा है काफ़ी शानदार रहा है, उसको लेकर वो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स करने की जुगत में लगे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि उनको कितना सीट मिलता है। अब जरा सीमांचल के बारे में बताइए। सीमांचल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और सीमांचल पर बीजेपी या एनडीए, और आज अमित शाह ने तो वहां पर साफ तौर से कर ही दिया कि उनकी नजर सीमांचल पर है। देखिए, एक बात आप सीधे तौर पे कह सकते हैं, पिछले चुनाव में मैं वहाँ कवरेज कर रहा था, लेकिन जिस तरह का पोलराइजेशन देखने को मिला वहाँ पे, 1 बजे के आसपास किसी और को वोट, कांग्रेस जहां जीत रही है उसको वोट, माइनॉरिटीज़ का जहां आरजेडी जीत रही है उसको वोट, इवन बायसी जहां से एआईएमआईएम जीती है उसको बाद में वो शिफ्ट हो गए, अलग बात है राजद में, लेकिन एआईएमआईएम की सीट पे वो जीते थे। तो ये फॉर्मूला पिछली बार देखने को आया जब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई। हालांकि एंट्री तो लगभग 7-8 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन पिछले बार के चुनाव में जिस तरह का असदुद्दीन ओवैसी ने परफॉर्मेंस किया था, जितनी एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट सीटें जितनी कवर की थी उस पे उनको जीत मिली थी। तो इसको लेकर लगातार आपने देखा होगा कि पीएम का खास तौर पे 0 माइल के इलाके में उनका जनसभा को संबोधित करना, भीड़ आना, अमित शाह का भी उसी तरफ रुख करना, पटना आना, फिर सीधे सीमांचल का दौरा करना। तो नज़र तो वहाँ है, चूँकि उनका शाहाबाद में जो लॉस हुआ था उसको कंपलसेट भी करना है, शाहाबाद को भी ठीक करना है, सीमांचल को भी ठीक करना है। सीमांचल पर इसलिए नजर सबकी है कि वहां पर 42 सीट तो 24 सीट तो यहाँ सीमांचल में है, लेकिन वो बेल्ट जहाँ पे माइनॉरिटीज़ एक तरह से कह सकते हैं डोमिनेट करती है, वहाँ पर वोटों का पोलराइजेशन करने के जुगत में एनडीए लगी हुई है। अगर वो पोलराइज करती है अपनी तरफ तो हो सकता है कि एक बड़ा उनको जीत वहाँ पे मिल सके। तो अपने जो लास्ट टाइम 24 सीटों पे लॉसेस हुए थे, 22 सीट पे हारे थे वो शाहाबाद रेंज में, उसको कंपलसेट करने के जुगत में सीमांचल के इलाके में लगे हुए हैं। हाँ, उनका जानाधार है, वोटों का पोलराइजेशन करने के जुगत में लगे हुए ताकि शिफ्ट हो के जो वोट है। देखिए गठबंधन अलायंस की माई समीकरण पे कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने चैलेंज, हाँ, सेंध लगाई थी और एक बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने अपने सभी पार्टी के जितने उनके खड़े थे और उससे उसका इम्पैक्ट भी पड़ा था नतीजों पर भी, और सरकार बनाने में सफल रही थी एनडीए। शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जरा सीमांचल की बात हो रही है तो सीमांचल का भी रुख करते हैं। पूर्णिया में जेपी मिश्रा ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी मिश्रा, जरा ये बताइए, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया का दौरा और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का आज अररिया में क्षेत्रीय सम्मेलन, और फिर वहां पर चुनाव सभा को भी संबोधित उन्होंने किया और एजेंडा भी तय कर दिया
तय कर दिया कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे और घुसपैठियों के खिलाफ जो है मुहिम, उसी पर हम वहां चुनाव भी लड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह प्रधानमंत्री यहाँ पूर्णिया आए और पूर्णिया से साफ तौर पर संदेश घुसपैठिए का संदेश उन्होंने दिया कि किसी भी सूरत में घुसपैठियों को उनकी सरकार बख्शने नहीं जा रही है। तो ये एक स्पष्ट संदेश था कि जो बांग्लादेशी या जो भी घुसपैठिए इस इलाके में बड़ी संख्या में है, उन्हें रोकने की कवायद आने वाले दिनों में भी होगी। एसआईआर के माध्यम से ये कोशिश की गई है और बड़ी संख्या में नाम काटा गया है। बावजूद इसके सब जो राजनीतिक दल है इसका विरोध कर रही है। कल ही की बात अगर करें तो ओवैसी पूर्णिया में थे और पूर्णिया में सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पूर्णिया में या सीमांचल के इलाके में कहीं भी कोई घुसपैठिए नहीं देखे जाते हैं। बस ये भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है, चुनावी रणनीति है। वहीं शहनवाज हुसैन ने स्पष्ट तौर पे कल की सभा में, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक भी घुसपैठिए इस इलाके में नहीं देखे जाएंगे। उन्होंने सवाल भी उठाया कि जो जिस तरह से बांग्लादेश की शेख हसीना वाजेद को भारत में रखा गया है वो भी तो बांग्लादेश की है। तो सीधे तौर पर शहनवाज हुसैन का ये कहना था कि वो हमारे गेस्ट हैं और वैध वीजा और पासपोर्ट पे आई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई घुसपैठी हमारे देश में बांग्लादेश से आ जाए और उसे हम यहाँ का वोटर बना दें। तो ये सीधे तौर पर एक बड़ी आबादी को यहाँ से जो वोट के अधिकार से जो रोकने की एक कवायद है, जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा और जो एनडीए सरकार है वो सफल होती दिख रही है और इसका कहीं ना कहीं असर चुनाव पर देखने को मिलेगा। जेपी, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच जरा अमित शाह जब अररिया में भाषण दे रहे थे तो इस बात का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, सुन लेते हैं पहले कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज क्या कहा, क्या एजेंडा सेट किया अररिया से इस विधानसभा क्षेत्र चुनाव के लिए सीमांचल में। हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का 27 तारीख को यहाँ आना है और लगभग 10 जिले का कार्यकर्ता यहाँ पे आएंगे और आने वाला दिन में जो विधानसभा का चुनाव है, मैं आपको वादा करता हूं, बिहार की पवित्र भूमि पर से एक घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे लिए चुनाव एक कोसी क्षेत्र को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का चुनाव है। मित्रों, बाढ़ से मुक्त करने का चुनाव। मैं आपको वादा करता हूं, बिहार की पवित्र भूमि पर से एक घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे लिए तो साफ तौर पर सीमांचल के इलाके में अमित शाह ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है कि सीमांचल में एनडीए किस आधार पर चुनाव लड़ेगी। अब घुसपैठिया और बाढ़ की समस्या से उस इलाके को निजात दिलाना, ये उन्होंने साफ किया है। प्रधानमंत्री जब आए जेपी मिश्रा तो उन्होंने मखाना बोर्ड की स्थापना की और इसकी शुरुआत उन्होंने की। प्रधानमंत्री ने भागलपुर में 2400 मेगावाट की बिजली संयंत्र की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कोसी लिंक योजना की भी चर्चा की, उसको भी उन्होंने रखा। तो एक विकास की बात प्रधानमंत्री ने की और दूसरी तरफ जब अमित शाह आ रहे हैं तो उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा उठाया, उन्होंने बाढ़ से मुक्ति का भी मुद्दा उठाया। तो ये साफ है कि अलग अलग नेता उस पार्टी के आएंगे और उन लोग कुछ लोगों को विकास के रास्ते पर उन्हें संबोधित करेंगे, कुछ लोगों को घुसपैठ के नाम पर उन्हें संबोधित करेंगे और इसका फायदा उन्हें लेना होगा। लेकिन किशनगंज तो चैलेंज है अभी भी। के सभा में 4 जिले की नहीं बल्कि सीमांचल के चप्पे चप्पे से लोग आए थे और अगर उनकी बातें सुने आप तो उनका कहना था कि जिस तरह से विकास की बात की गई है और विकास हुआ है, कोसी मेची लिंक परियोजना की अगर हम बात करें तो इस परियोजना के आने के बाद सीमांचल और आसपास के जितने भी जिले हैं उसमें बाढ़ की जो बड़ी समस्या है वो खत्म हो जाएगी और इस इलाके में एक सिंचाई की एक अलग से सुविधा मिलेगी। तो एक बड़ी बहुआयामी परियोजना जिसे प्रधानमंत्री जी ने
15 सितंबर के दिन लोगों को शिलान्यास कर संदेश देने का काम किया कि अब बाढ़ कोई बड़ा मुद्दा इस इलाके में नहीं होगा। घुसपैठियों का स्पष्ट उन्होंने कह दिया था कि घुसपैठिया इस इलाके में अब नहीं होंगे, घुसपैठिए का कोई जगह नहीं होगा। और अमित शाह जी ने जिस तरह मेरा सवाल ये है जेपी, मेरा सवाल ये है कि 5 सीटों पर पिछली बार AIMIM की जीत हुई थी, उनमें से 4 तो RJD में चले गए। 5,23,279 वोट उन्हें मिले थे, यानी कि 1.24%। ये वोट प्रतिशत जो है ये इस बार भी AIMIM का साथ देगा। अगर साथ देगा तो फिर नुकसान किसका करेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से कल ओबीसी की सभा पूर्णिया के कई जगहों पर हुई और उसमें जो भीड़ दिख रही थी, जो लोगों का जुटान वहां पे था, तो कहीं ना कहीं ये कल की सभा एक संदेश दे रहा है कि ओबीसी का जो जलवा है वो इस इलाके में 4 विधायक होने के बाद भी कम नहीं हुआ है। और कल बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे और लोगों का कहना था कि जो ओबीसी है हम उनके साथ हैं। लेकिन इसके बावजूद जो राजद और कांग्रेस का जो MY समीकरण है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। ये अलग बात है कि वोट का निश्चित रूप से हम बंटवारा कर सकते हैं कि बंटवारा देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में। और जिस वोट बैंक को लेकर के सीमांचल में इतनी बड़ी राजनीति हो रही है, उस वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ही माने जाते हैं। इसे भी दरकिनार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव का भी अपना जनाधार है और उनके जनाधार को भी आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो समीकरण है वो उनके साथ है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। राजीव रंजन पटना से बिहार ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव किस ओर जा रहा है, किसका पलड़ा अभी भारी दिखाई दे रहा है। सीधी लड़ाई, पारंपरिक लड़ाई तो हम कह सकते हैं कि एनडीए और महागठबंधन के बीच है। जनसुराज के आने के बाद क्या चुनाव इफेक्ट होगा? अगर इफेक्ट होगा तो किसको नुकसान उठाना पड़ेगा? जी देखिए, जनसुराज और MIM असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों अगर मजबूत होंगे तो महागठबंधन को हानि होगा। अभी आपने देखा कि MIM के प्रदेश अध्यक्ष और एकमात्र विधायक अख्तारुल इमाम बजाते बाजे गाजे के साथ लालू जी के आवास पे गए थे और यह गुहार लगाने गए थे कि हमको भी महागठबंधन में ले लीजिए, हमको ज़्यादा सीट नहीं चाहिए, 6 सीट ही चाहिए, लेकिन नहीं लिया गया। असदुद्दीन ओवैसी कल थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि हम लोग महागठबंधन में आने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ हम लोगों को जगह नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं भाजपा का एजेंट हूँ। दरवाजा तक नहीं खोला गया लालू जी के यहाँ। जी, और अब रह गई जनसुराज की। तो जनसुराज ने एक कमिटमेंट कर रखा है पहले से ही कि हम कम से कम 40 उम्मीदवार जो हैं अल्पसंख्यक कोटे से देंगे और अल्पसंख्यकों को देंगे। यानी किनको देंगे? मुस्लिम को देंगे। वो मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा, कहाँ कटेगा, कहाँ बटेगा? वो महागठबंधन का उनका MY समीकरण रखेगा। और MY समीकरण में एक चीज़ अब हो गया कि पहले जो मुस्लिम यादव थे वो इम्पैक्ट थे और उनको लगता था कि हमारे नेता लालू जी राबड़ी जी रहेंगे, लेकिन वो दरकता नजर आया, दरकता नजर ही नहीं आया, जिसके चलते लालू जी को सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन अब क्या है कि एनडीए में एक चीज का ये है, परेशानी है एक एनडीए को लेकर के कि एनडीए में अभी सीटों को लेकर के थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी फंसा रही है पेच को। जीतन राम मांझी का आप देख लीजिए कि उनका जो दर्द है झलकता है उनके तो नंबर बता दिया 15 से 20। हाँ, नंबर बताया, लेकिन एक दर्द ये भी दिया कि हम अगर 8 विधायक नहीं जीते हैं तो हमें रीजनल पार्टी का ये नहीं मिलेगा। चिराग पासवान देख लीजिए क्या कर रहे हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चिराग पासवान की बात आपने की, चिराग पासवान के बहनोई हैं, भारती जी सांसद हैं। अब वो बयान जो दे रहे हैं वो बयान दुविधा में डाल रहा है कि आखिर चिराग के मन के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि 2020 में इस तरह की बातें हुई थी, तो क्या वो 2025 में वो सही में ऐसा साथ हैं, आखिर तक रहेंगे या कुछ करेंगे? क्योंकि आज भी जो एक बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि हम अपना जो स्ट्राइक रेट है उसके आधार पर हम सीट लेंगे और जीतेंगे, विनिंग कैंडिडेट देंगे। इसका मतलब क्या है, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, चिराग जो चीज़ पहले बोलते थे, मुखर होके बोलते थे, तो उन पर थोड़ा लगाम लगा।
अब किस कारणवश लगा ये बताने की जरूरत नहीं है, सब कोई जानते हैं। लेकिन अब वही चीज उनके बहनोई और सांसद, जमुई से सांसद हैं अरुण भारती, वो कर रहे हैं। तब अरुण भारती पर लगाम तो नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई हमने उनको बिहार प्रभारी बना रखा है इसलिए वो बोल रहे हैं। वो समझे, हमारे मुंह से आप नहीं, हम आपके साथ हैं और हमेशा कहते हैं चिराग कि हम एनडीए के साथ हैं। अभी मैं कल ही देख रहा था कि भाजपा कार्यालय से एलईडी गाड़ियां रवाना की गई चुनाव प्रचार के लिए, और बिहार में जो बिहार सरकार ने काम किया है और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया है उनको दिखाते हुए उस गाड़ी पर मैं चुनाव चिन्ह देख रहा था और पार्टियों का नाम देख रहा था। तो सिलेंडर पहला जो है आरएलए में उपेंद्र कुशवाहा, दूसरा है कि हेलीकॉप्टर चिराग पासवान, तीसरा है कि कड़ाही हम, चौथा है कि तीर जदयू, और भाजपा जो है कमल। ये चारों निशान बजाते बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके रखे गए थे। तो ये अब दर्शाता है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि इधर उधर कोई जाने वाला है, यहाँ ये है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम ले लें, ये कोशिश हो रही है। जदयू अपने स्टैंड पे कायम है कि मैं अकेले, मुझे 99 या 103 दे दीजिए, बाकी आप भाजपा समझिए। चूंकि आप भाजपा के एलायंस हैं चिराग, भाजपा के एलायंस हैं हम, जीतन राम मांझी, भाजपा के एलायंस हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो वो समझे हमारा जो काम है कि हमको इतनी सीट चाहिए, आप समझ लीजिए वहीं पेच फंसा हुआ है। और इसी को लेकर के एनडीए कमजोर नहीं हुई है। बयान तो चलेंगे, अंतिम क्षण तक चलेगा जब तक सीटों का तालमेल और सीटों का अनाउंसमेंट नहीं होगा। लेकिन महागठबंधन में बहुत चीजें ऐसी हैं और उनका जो वोट बैंक उनका जो रहा है, अब तेजस्वी माई बाप की बात कर रहे थे, उनके पिताजी एमवाई समीकरण की बात कर रहे थे, तो ये जो वोट है दरकता नजर आ रहा है। और सीमांचल में जिस तरह से अभी आज अमित शाह हैं, कल ओवैसी थे, और जिस तरह से उन्होंने कैंपेन शुरू किया है, मुझे नहीं लगता है कि सीमांचल में महागठबंधन को कोई ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। फिर वहाँ लड़ाई होगी तो लड़ाई होगी सिर्फ एनडीए और अन्य के खिलाफ। जनाब आप रहिए, जेपी मिश्रा है, पूर्णिया चलते हैं। जेपी मिश्रा, जरा ये बताइए, अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं और आप भी वहाँ के सीमांचल की बात कर रहे हैं, कोसी की बात कर रहे हैं, अब उसमें हम सहरसा भी जोड़ दें और सुपौल भी जोड़ दें, बाकी जो ज़िले हैं मधेपुरा को भी जोड़ दें, भागलपुर बांका भी चले जाएं, तो ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में अब 2020 में तो एनडीए का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, लेकिन इस बार के जो एजेंडा सेट की जा रही है, एमवाई समीकरण जो वहां पर बहुत मजबूत था, वो एमवाई समीकरण इस बार कुछ दरकता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? और साथ ही जनसुराज की एंट्री, जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, जनसुराज की एंट्री का भी कुछ वहां पर है इंपैक्ट? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जहां तक जनसुराज की बात है, जनसुराज हर सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है, और सिर्फ दावेदारी नहीं कर रही है बल्कि हर सीट पर काम कर रही है। एक एक उसके कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों से जनसुराज की जो बात है, जो उनके विचारधारा है, उसे रखने का काम कर रही है। और सीधे तौर पर हम कहें कि कहीं ना कहीं सीमांचल के इलाके में, चूंकि सीमांचल के इलाके में जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उदय सिंह पप्पू सिंह जी है, उनका यहाँ आवास भी है, उनका यहाँ घर भी है, यहाँ से सांसद भी रहे हैं लंबे समय तक, तो कहीं ना कहीं उनका एक असर सीमांचल में देखने को मिलेगा। और कुछ सीटों पर तो सीधे तौर पर जनसुराज असर निश्चित रूप से डालेगी। जहां तक एमवाई समीकरण की बात है, तो वो एमवाई समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे जो वोटर हैं, जो हर वर्ग का वोटर है, उसकी वो बात कर रहे हैं, उसके बच्चों की बात कर रहे हैं, उसकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, और बिहारियों की बात कर रहे हैं कि बिहारी का बेटा ही विकास की बात करेगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ उदय सिंह के होने के कारण इसका असर देखने को मिलेगा, और इसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं जो यहाँ के राजद और महागठबंधन के लोग हैं उसको उठानी पड़ेगी, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। और एक तरफ जहाँ एआईएमआईएम के कैंडिडेट भी होंगे, 6 से 7 सीटों पर एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट उतारेगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोटों का जब बिखराव होगा तो उसका कहीं ना कहीं असर सीधे तौर पर महागठबंधन को देखने को मिलेगा। जी ठीक है राजीव जी, अब देखिए, अगर हम लोग बात करें 2015 की, तो 2015 में करीब 5 से 7 ऐसे जिले थे जहां पर एनडीए को बढ़त मिली थी। 2020 के चुनाव में करीब 17-18 जिले थे जहां पर एनडीए को बढ़त मिली थी, और महागठबंधन थोड़ा पीछे था। वोट परसेंटेज कहें तो करीब करीब बराबर था। ये लोकसभा चुनाव 2024 का जो स्ट्राइक रेट था, उसमें एनडीए का बम्पर स्ट्राइक रेट था,
67-68% के आसपास जेडीयू और बीजेपी का स्ट्राइक रेट था, उसमें एलजेपी को भी जोड़ दीजिए। ये इस बार क्या रहे, बरकरार है? मतलब अगर हम बात करें विधानसभा क्षेत्रों के नंबर की, तो करीब करीब 167-68 के आसपास विधानसभा क्षेत्र जहां पर एनडीए ने लीड लिया था। जी देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग हैं। उसको उस परसेंटेज से हाँ ख्याली पुलाव होता है कि हमने इतना स्ट्राइक रेट कर लिया, हमने इतना सीट जीत लिया, इतने पर हम आगे हैं, लेकिन वो चीज़ विधानसभा में नहीं दिखता है। वहाँ क्या है कि देखिए, अभी आप बात करते जनसुराज का, मुझे याद आ गया इसलिए मैं वो उसको फिर से जिक्र कर दे रहा हूँ। जनसुराज पार्टी बनी, उसमें कौन कौन नेता जुड़ रहे हैं आप देख लीजिए उठा करके। महागठबंधन के बहुत सारे नेताओं को जनसुराज में शामिल कराया गया, लेकिन एनडीए घटक दल के एक बड़े नेताओं को आप दिखा दीजिए कि कोई बड़ा लीडर उनके तरफ मुखातिब हुआ हो या जनसुराज में गया हो, वो नहीं है। दूसरा चीज है कि जनसुराज जो है वो अभी बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन अभी उस पत्ते भी नहीं खोल रही है। सबसे बड़ी बात है कि पत्ता उनका खुलना अभी बाकी है, और उनका क्या मंशा है, वो कहाँ कहाँ उन लोगों ने भी तैयारी कर ली है। देखिए, प्रशांत किशोर ने भी सीटों को लेकर के तैयारी कर ली है, तो वो अब पत्ता जब खोलेंगे तब बहुत सारी बातें आएंगी। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि लड़ाई अब कांटे की है। लड़ाई कांटे की है, और लड़ाई कांटे की तो पिछली बार भी थी और इस बार भी, क्योंकि सीधी लड़ाई तो एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है। अब देखना है कि त्रिकोणात्मक लड़ाई बनाने में जनसुराज कितना कामयाब रह पाता है। बहरहाल आकलन लगातार जारी है, चर्चा भी जारी रहेगी न्यूज रूम लाइव में। आज इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।